चलिए सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें आज हम एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूं। चलिए शुरू करते हैं। हम्म विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए धीरे धीरे इजी क्वेश्चंस, फिर हार्ड की तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन है सब बता दोगे, ठीक है, बट हार्ड की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। पावर हाउस ऑफ द सेल, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर। चलिए बताइए। Which of the which of the following bonds is classified as an irregular bond? Irregular bond, बताइए irregular bond कौन सी होती है? ये शेप ऑफ बॉन्ड से क्वेश्चन है। ठीक है, शेप्स, बॉन्ड की शेप्स। ठीक है, पढ़ के जाइएगा बॉन्ड की शेप्स। ठीक है, बताइए। वर्टेब्राe, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन? एक्सियल, एक्सियल और अपेंडिकुलर दो पार्ट होते हैं, बताइए एक्सियल का। इसमें से एक्सियल का कौन सा है? ओके करेक्ट, स्टर्नम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ विच बोन फॉर्म्स द लोअर जो ऑफ ह्यूमन स्कल? लोअर जो को कौन सी बोन फॉर्म करती है, बताइए लोअर जो। ठीक है, ये देखिए खोपड़ा हमारा, ह्यूमन बॉडी की स्कल है ये। ठीक है, बताइए। मैंडिबल, ओके मैंडिबल, मैंडिबल इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? कितने रिब्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ रिब्स? इजी क्वेश्चन है, पेयर ऑफ रिब्स, बताइए। रिब्स कितने पेयर होते हैं? सी, ओके 12, करेक्ट आंसर। चलिए ये पता है ना आपको, 12 कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो एक बार। 12 कौन कौन से होते हैं? 7 होते हैं, 7 ट्रू। ओके, ट्रू रिब्स। ठीक है, 3, 3 की 3 होते हैं फॉल्स, फॉल्स रिब्स। ठीक है, फॉल्स। और 2 जो सबसे लास्ट में होता है कौन सा होता है? फ्लोटिंग। कौन से होते हैं? फ्लोटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रू रिब्स कितने होते हैं? फॉल्स रिब्स 3 होते हैं। ठीक है, 3 और फ्लोटिंग 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following muscles is responsible for flexion of the forearm एट द एल्बो जॉइंट? एल्बो जॉइंट से फोर आर्म्स को फ्लेक्स करने में कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? इजी है। ठीक है, फ्लेक्सर, फ्लेक्सर्स बताना है, बाइसेप्स ब्रेक है ये। ओके, फ्लेक्शन में हेल्प करती है मसल, जब जैसे अपन बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो फ्लेक्शन में बाइसेप्स ब्रेक है। ओके, एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which part of the brain is primarily responsible for maintaining balance and coordination of movements? बताइए मूवमेंट्स का। सेरेबेलम, ओके। सेरेबेलम बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है, बैलेंस करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, और जितने भी हम वॉलेंटरली मूवमेंट करते हैं ना उन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल सेरेबेलम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which chamber of human heart? Which chamber of human heart receives deoxygenated blood from the body? Easy question. बताइए. लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम. करेक्ट आंसर होगा राइट है. चलिए बताइए, एथलीट्स हार्ट किसको बोलते हैं? एथलीट्स हार्ट. बताइए, किसको बोलते हैं एथलीट्स हार्ट? लेफ्ट एट्रियम नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल को एथलीट्स हार्ट बोलते हैं. वेंट्रिकल को. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल को. लेफ्ट वेंट्रिकल को. इसमें क्या होता है ना, जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, वर्कआउट कर करके उनका लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो जाता है, और फिर जैसे ही साइज बड़ा होता है, मतलब हार्ट की हाइपरट्रोफी होती है, तो उसको हम बोलते हैं एथलीट्स हार्ट. ओके. चलिए, एक और चीज होती है, क्या होती है उनका? हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट. रेस्टिंग हार्ट रेट. एच आर, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है. कितनी? अप्रोक्स 40. और बहुत बेस्ट अभी तक मेजर की गई है, वो कितनी की गई है? 28. ठीक है. 28. ठीक है. तो हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट इतनी तक चले जाती है, 40 तक. अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करते होंगे तो आप अपनी जब सुबह सो के उठते हैं, हार्ट रेट मेजर कीजिएगा, देखिए कितनी मिलती है आपको. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which structure is the primary site of gas exchange in the human lungs? Gas exchange in the human lungs. बताइए. ब्रोंकाई, एल्वुलाई, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स. बताइए. बी. करेक्ट आंसर. एल्वुलाई. एल्वुलाई बेसिकली ये टिनी सेक्स टाइप्स के होते हैं. ठीक है. ठीक है. ये अपने लंग्स में जितने भी गैस एक्सचेंज होता है ना, वो यहीं से होता है. लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, कहाँ से होता है? एल्वुलाई से. सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which organ is primarily responsible for nutrient absorption in the human digestive system? Which organ is primarily responsible for nutrient absorption in human digestive system? Stomach, large intestine, small intestine और liver. बताइए. सिंपल सा है. कहाँ डाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का? एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे? होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. ये मेन साइट होती है. ठीक है. यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाता है. कहाँ पे जाता है? ब्लड में. ब्लड में जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है एब्जॉर्व होके. ठीक है. ध्यान रखना है क्वेश्चन को. ब्लड ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से एब्जॉर्व होके जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which blood vessels carries oxygenated blood from the lungs to heart? बताइए. लंग से हार्ट तक कौन सी वेसल लेके जाती है? कौन सी ब्लड वेसल लेके जाती है? बताइए. जी. पल्मनरी वेन. पल्मनरी वेन लंग से और हार्ट तक लेके जाती है. चलो बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which structure prevents food from entering the respiratory tract during swallowing? बताइए. विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक ड्यूरिंग स्वेलिंग? जब खाना खाते हैं तो कौन सा एक पार्ट है जो हमारी फूड पाइप में रहता है, वो प्रिवेंट करता है कि वो खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए? बताइए. एपिग्लोटिस. करेक्ट आंसर इज एपिग्लोटिस. ठीक है. ये एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है. फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है जो ट्रेकिया के पास रहता है, जो क्या करता है? फूड पाइप को ओपन करता है और रेस्पिरेटरी पाइप को बंद कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. विच ग्लैंड secretes द हार्मोन इंसुलिन दैट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स? कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है? बताइए. सिंपल. पैनक्रियाज. देखिए, सारे ग्लैंड्स के कौन कौन सा ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है?
और ग्लैंड्स के आपको दोनों ग्लैंड्स पढ़ने हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है। और कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो भी पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज सच एज हार्ट बीट एंड डाइजेशन? कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को? बताइए। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, देखिए अभी यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, इसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम पूछ लिया था। ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम पूछा था अभी नेट में। ठीक है, अगर जिसने अटेम्प्ट दिया होगा उसको पता है, तो पढ़ के जाइएगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके दोनों पार्ट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का आपको रोल पता है, जब भी बॉडी फाइट फियर और फ्लाइट की सिचुएशन में होती है, ट्रिपल एफ, फाइट फियर फ्लाइट की सिचुएशन में होती है तभी एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिव होता है? जब हमारी बॉडी रेस्ट की सिचुएशन में होती है, और आफ्टर फूड आफ्टर मील फॉर फूड डाइजेशन, और कोई भी रेस्ट की कंडीशन होती है, जब बॉडी के विसरल ऑर्गन्स को ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, अपार्ट फ्रॉम योर स्केलेटल मसल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एनर्जी सिस्टम प्रोवाइड्स इमीडिएटली एनर्जी फॉर शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज लाइक स्प्रिंटिंग? मोस्ट, देखिए तीनों पढ़ के जाइएगा आप, एरोबिक, एनारोबिक और एटीपी-पीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक और एटीपी-पीसी, बताइए अभी इसका आंसर क्या होगा? शॉर्ट स्प्रिंट्स, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज। करेक्ट आंसर इज एटीपी-पीसी। ठीक है, एटीपी-पीसी। एटीपी काम करता है अपना 0 to 6 सेकेंड्स, 0 to 6 सेकेंड्स। ठीक है। देन पीसी आता है 6 to 8 और 10 सेकेंड्स, 8 to 6 to 8 और 10 सेकेंड्स। ठीक है। देन एरोबिक, सॉरी एनारोबिक, एनारोबिक को अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। और फिर लास्ट आता है अपना एरोबिक सिस्टम और ऑक्सीडेटिव। ठीक है। ऑक्सीडेटिव अपना जो लॉन्ग मैराथन रनर्स होते हैं उसमें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which part of the nephron is primarily responsible for filtration of blood in the kidney? नेफ्रॉन का प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? बताइए। लूप ऑफ हेलने, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? बताइए। देखिए जो फिल्टर, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम है ना, वो नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, ये हमें पता है। बिगनिंग ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, उससे पहले हो रहा होता है ये काम। ठीक है। तो ये काम किसका होगा? बेसिकली ये काम ग्लोमेरुलस का होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which enzyme is responsible for the breakdown of proteins in the stomach? Which enzyme is responsible for the breakdown of proteins in the stomach? बताइए। पेप्सिन, करेक्ट आंसर इज पेप्सिन। पेप्सिन एक स्टमक एंजाइम है। ठीक है, जो कि स्टमक से रिलीज होता है, और ये किसके लिए होता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए। प्रोटीन को किसमें ब्रेकडाउन करता है ये? बताइए, प्रोटीन को किसमें ब्रेकडाउन करेगा? पेप्टाइड्स में। किसमें ब्रेकडाउन करेगा? पेप्टाइड्स में। ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा, टच काम नहीं कर रहा इस वजह से। बाकी ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड्स में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा पेप्टाइड्स में। और किसका कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है पेप्टाइड्स में प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने में? स्टमक में पेप्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड? बताइए, मेन फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर?
आरबीसी का भी देख लेना एक बार। आरबीसी का बेसिकली अपना प्रोटेक्शन का काम रहता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स का सीक्वेंस भी देख लेना कैसे काम करते हैं, न्यूट्रोफिल्स का कब काम होता है, इसिनोफिल्स का कब क्या काम रहता है, वो सब भी देख के जाइएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का बताइए, हीमोग्लोबिन का क्या वर्क है। बेसिकली हीमोग्लोबिन का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। फाइटिंग इन्फेक्शन बताया आरबीसी, ठीक है, फाइटिंग इन्फेक्शन बताया आरबीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। ये बहुत सारे एग्जाम्स में बेसिकली टीजीटी बीजीटी में तो आते ही हैं, और मैच द फॉलोइंग्स में यूजीसी नेट में भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। बताइए स्लीप वेक साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए। मेलाटोनिन, करेक्ट आंसर, ओके। एड्रेनलिन का क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन कब रिलीज होता है, क्या वर्क है एड्रेनलिन का, फाइट फियर फ्लाइट की सिचुएशन में रिलीज होता है, ठीक है, फाइट फियर फ्लाइट की सिचुएशन में एड्रेनलिन रिलीज होता है, या फिर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की सिचुएशन में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा है ना, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, जब एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है। एड्रेनलिन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और ये हमारी हार्ट बीट को, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करता है, हार्ट बीट को तेज करता है, ठीक है, बॉडी को एक्टिवेट करता है एक तरह से, ठीक है। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल का वर्क क्या है, कोर्टिसोल का वर्क है, कोर्टिसोल अपना एक स्ट्रेस हार्मोन है, क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल। जब भी एंजाइटी स्ट्रेस की सिचुएशन में आते हैं तो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, सबसे पहले रिसेप्टर्स, हमारे जो थर्मो रिसेप्टर्स होते होते हैं स्किन पे और ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं बॉडी के आउटर टेम्परेचर को, अगर ठंडा है गर्मी है, फिर वो सिग्नल लेके जाते हैं हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। फिर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो आगे की साइड रिले होता है, जिसमें हमारी बॉडी एक्टिव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड, जैसे अभी ठंडा चल रहा है, तो अगर आउटर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम है, सपोज करो -1 है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अप्रोक्स 37, ठीक है, अप्रोक्स 37 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अप्रोक्स 37 होता है। तो बॉडी सबसे पहले थर्मोरिसेप्टर सिग्नल रिसीव करेंगे, देन रिसीव सिग्नल्स को हाइपोथैलेमस तक लेके जाएंगे, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, फिर वो रिलीज करेंगे सिग्नल्स टुवर्ड्स वेरियस हार्मोन्स। अब अगर बॉडी का आउटर टेम्परेचर ज्यादा है तो इनसाइड भी ठंडा लगेगा, शिवरिंग होगी, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसको क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, क्या होगा, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो हमारी ब्लड वेसल अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर बना रहेगा। या फिर शिवरिंग, शिवरिंग इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, बॉडी शिवरिंग, शिवरिंग से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी कॉन्टिन्यूअस मैनर में, शिवरिंग से मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी इन कॉन्टिन्यूअस मैनर में। फिर उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती रहेगी, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से हमारी बॉडी हीट जनरेट करती रहेगी, और हमें बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा नियर टू द 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये टेम्परेचर का मैंने पूरा बता ही दिया है आपको कैसे वर्क करता है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले थर्मोरिसेप्टर्स सिग्नल्स को रिसीव करेंगे,
कहाँ से सेंस करेंगे, स्किन से और ब्लड स्ट्रीम से, देन हाइपोथैलेमस की तरफ लेके जाएंगे। हाइपोथैलेमस फिर रेगुलेट करेगा आइदर कोल्ड फॉर और हीट, ठीक है। और फिर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर जाएंगे, फिर वहां से वो सिग्नल्स को सेंड करेगा टुवर्ड्स वेरियस हार्मोन्स फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन और वैसो कॉन्ट्रेक्शन और वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन कब होगा, जब बॉडी के आउटर टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब हीट की सिचुएशन रहेगी। ये तो हमने कोल्ड दिखा था, हीट की सिचुएशन रहेगी तब वैसो डायलेशन होगा, जिससे हीट बाहर की तरफ रिलीज होगी, बॉडी के बाहर की तरफ रिलीज होगी। कैसे कैसे हो सकती है, अपना स्वेटिंग हो सकती है, ठीक है, स्वेटिंग से हो सकती है, ठीक है, और वैसो डायलेशन से हो सकती है। तो ये सब मेथड्स हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो हम ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन की कौन सी सीरीज रहने वाली है आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी मेरी तरफ से भी रहेगा, लाते रहेंगे ऐसे 20 क्वेश्चंस की सीरीज। और कुछ ऐसे जैसे आज टेम्परेचर को डिस्कस किया, हर यूनिट से कोई ऐसा एक टॉपिक हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।